कुछ भी करना है, स्टार्ट करने से पहले अकाउंटेंसी में कुछ भी करना है तो पहले बेसिक क्वेश्चन होना चाहिए, व्हाट इज अकाउंटिंग। आराम से डेफिनेशन में आपके पूरा प्रोसेस है, पूरे साल हम अकाउंटेंसी में क्या करने वाले हैं उसका पूरा इंट्रोडक्शन है अकाउंटिंग की डेफिनेशन में। ध्यान से देखना, व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. अब इस डेफिनेशन को मैं डिकोड करने वाला हूं। What is accounting? It is an art of recording. Recording कहाँ रिकॉर्ड हो रही है transactions? Classifying. What do you mean by classifying? Summarizing in a significant manner and in terms of money. Transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. ये definition किसने दी? AICPA. AICPA, American Institute of Certified Public Accountants. इंडिया में कौन सी बॉडी है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाते हैं, डिग्री ये इशू करते हैं। यूएस में AICPA, जैसे यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, फॉरेन कंट्रीज में CPA होते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। तो AICPA ने ये डेफिनेशन दी। अब इस डेफिनेशन को हम आराम से ब्रेक करेंगे एक एक करके। इस डेफिनेशन के साथ हम अकाउंटिंग प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग सीखेंगे। ध्यान से देखना, तो मैं आपको डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसेस एक साथ करा रहा हूं। ध्यान से देखना, फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कौन सी ट्रांजैक्शंस आपके बिजनेस से रिलेटेड है एंड वेदर दे कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और नॉट। ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी विल नॉट बी एंटर्ड इन द बुक्स। तो आइडेंटिफिकेशन में हम दो चीजें सीखेंगे, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स मस्ट बी रिलेटेड टू द बिजनेस and they are measurable in monetary terms। अगर वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगी। अगर वो मनी के टर्म्स में मेजर नहीं करी जा सकती तो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होंगी। कह रहे मतलब, फॉर एग्जाम्पल मैं ट्यूशन सेंटर रन कर रहा हूं, मेरा कोचिंग सेंटर है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने गया। मैंने टिकट, मूवी देखने कैसे गए? लॉकडाउन चल रहा है। अरे मान लेते हैं कि लॉकडाउन नहीं चल रहा है, सिनेमा हॉल्स खुले हुए हैं, कोई कोविड कुछ नहीं है, चीजें ठीक हो गई है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने गया, खर्चा किया, एंटरटेनमेंट ओके। अनंत, क्या ये एक्सपेंसेस मेरे बिजनेस से रिलेटेड है? नो सर, ये आपका पर्सनल एक्सपेंस है। गुड, तो वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन पर्सनल एक्सपेंसेस एंड बिजनेस एक्सपेंसेस। जो बिजनेस एक्सपेंसेस हैं वो बुक्स में आएंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस बुक्स में नहीं आएंगे। तो आइडेंटिफिकेशन में ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं है, फर्स्ट है। दूसरा, अगर बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई, भूल जाओ, वो ट्रांजैक्शन बिजनेस में नहीं आएगी, रिकॉर्ड नहीं होगी। अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है, क्या वो मॉनेटरी टर्म में मेजर हो सकती है कि नहीं हो सकती है? अब एग्जांपल नंबर 2, ध्यान से देखना। अनंत, मैंने ट्यूशन स्टार्ट करा, आपने मुझे फीस दिया, क्या वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है? कैन इट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी? यस सर। यस, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब अगर अनंत ने अपनी क्लास में टॉप किया, फॉर एग्जाम्पल अपनी क्लास में टॉप किया अकाउंट्स में,
क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट हुआ, इसको मैं बोल सकता हूँ क्वालिटी ऑफ द सर्विस रेंडर्ड। आपको मजा आया, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, टॉप किया आपने। कैन इट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी? No, sir. कैन इट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स? No, sir, because it cannot be measured in terms of money. ठीक है, तो क्वालिटी, कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ? क्वालिटी ऑफ द गुड और सर्विस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अब मैंने होमवर्क दिया, अनंत होमवर्क करे बिना आया और बहुत दूर से आता है, लेट अस अज्यूम 20 किलोमीटर दूर से आता है क्लासेस, और वो होमवर्क करके नहीं आ पाया, तो क्या हुआ मान्यता? आवाज आ रही है मान्यता? यस सर। तो मैंने अनंत को बोला कि सॉरी अनंत, मैं आपको क्लास में एंटर नहीं करने दे सकता, आप घर जाओ। उसने बोला कि सॉरी सर, पहली बार ऐसा हुआ है, आगे से नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, डिसिप्लिन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का, होमवर्क आपको करना चाहिए था। तो मैंने उसको घर भेज दिया। अब उसको बुरा लगा कि सर मैं क्लास का टॉपर हूँ, मैं तो अच्छा कर रहा हूँ और आपने मेरे साथ ऐसा किया। तो फिर अनंत अगले दिन क्लास में नहीं आया। कैन दिस बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी? नो सर। It cannot be measured in terms of money. So relation with the staff, relation with the employees, it cannot be measured in terms of money. Quality of good or service, it cannot be measured in terms of money. तो मनी ट्रांजैक्शन क्या होंगी कि मैंने ट्यूशन सेंटर में एयर कंडीशनर लिया, तो यस इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, यस इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। मैंने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दी, यस इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो जो जो ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है एंड इट कैन नॉट बी मेजर्ड। अब अगर मैंने, मेरे स्टूडेंट ने क्लास में टॉप किया, तो इज इट रिलेटेड टू माय बिजनेस? Yes, sir. इट इज रिलेटेड टू माय बिजनेस, बट कैन इट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी? नो सर। नो। तो आइडेंटिफिकेशन में मुझे दोनों चीजों का ध्यान रखना है, इट शुड बी रिलेटेड टू द बिजनेस एंड इट शुड बी मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। तो फर्स्ट स्टेप हो गया आइडेंटिफिकेशन, कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये बिजनेस से रिलेटेड है, मॉनेटरी टर्म में मेजर हो सकती है, इसको बुक्स में दिखाना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप क्रॉस हो गया। अब दिखाना है, तो अब फॉर एग्जांपल मेरे क्लासरूम में 20 चेयर्स टेबल्स हैं, मैंने क्या खरीदा? फर्नीचर। मैंने ट्यूशन सेंटर के लिए टेबल चेयर्स खरीदे, तो इज इट अ बिजनेस एक्सपेंस? यस सर। इट इज अ बिजनेस एक्सपेंस। तो अब मैं बुक्स में उसको अपने अकाउंट्स में कैसे दिखाता हूँ कि फर्नीचर लेट अस अज्यूम वर्थ ₹50,000, या फर्नीचर में 20 चेयर्स 20 टेबल्स, या 1 प्रोजेक्टर 1 एयर कंडीशनर, या ऐसे लिखता हूँ कि फर्नीचर 50,000, एयर कंडीशनर 30,000, प्रोजेक्टर 50,000। कैसे लिखता हूँ मैं मान्यता आपके हिसाब से? अकाउंट कैसे दिखाते होंगे? Sir, in which the things are classified in different bases. Like air conditioner is worth 30 rupees, 30,000 and परफेक्ट आंसर। तो इट शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो मेजरमेंट में क्या करता है, कह रहा है ठीक है बिजनेस ट्रांजैक्शन है, तो अगर टेबल चेयर है तो ये नहीं लिखेंगे 20 चेयर्स 20 टेबल्स, हम लिखेंगे फर्नीचर वर्थ ₹50,000, एयर कंडीशनर वर्थ ₹30,000। मेजरमेंट जो सेकंड स्टेप है, मेजरमेंट का पर्पस समझ आया? कह रहे एवरीथिंग विल बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सेकंड स्टेप क्लियर? Yes, sir. फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन, सेकंड स्टेप मेजरमेंट। ये सब बैक एंड प्रोसेस होता है। बैक एंड प्रोसेस मतलब अभी तक एक्चुअल अकाउंटिंग स्टार्ट ही नहीं हुई, अभी तक एक्चुअल अकाउंटिंग स्टार्ट ही नहीं हुई। आइडेंटिफाई कर लिया, उसको मॉनेटरी टर्म में मेजर कर लिया, अब शुरू हो गई बेटा कहानी। तो फर्स्ट एक्चुअल स्टेप, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द अकाउंटिंग प्रोसेस, तो स्टार्ट आइडेंटिफिकेशन से ही होगा। दैट इज आल्सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन फिर मेजरमेंट। बट मैं कह रहा हूँ जो एक्चुअल अकाउंटिंग स्टार्ट हुई है वो रिकॉर्डिंग से। रिकॉर्डिंग कह रहे आइडेंटिफाई भी कर लिया, मॉनेटरी टर्म में मेजर भी कर लिया, अब बताओ क्या करें? कह रहे अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। रिकॉर्डिंग कहाँ होगी? ध्यान से देखना, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? when the business transactions are entered in the books of accounts। तो आपने business transactions अपने books of accounts में enter कर रहे हो for the first time। books of accounts रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? रिकॉर्डिंग होती है जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। तो जहां पे रिकॉर्डिंग होगी उनको, उन बुक्स का नाम क्या है?
जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। आगे जाके हम सीखेंगे सब्सिडरी बुक्स और कुछ नहीं, आपका सब डिविजन ऑफ जर्नल ही होता है। क्या होता है? सब डिविजन ऑफ जर्नल। आइडेंटिफिकेशन हो गई, मेजरमेंट हो गई, अब बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही है। रिकॉर्ड हो रही है मतलब दे आर बीइंग एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जिस बुक में रिकॉर्ड होती है उस बुक का नाम है जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। तो कुछ ट्रांजैक्शन आगे जाके देखेंगे जर्नल में रिकॉर्ड हो रही है, कुछ स्पेसिफिक जर्नल्स बोलते हैं उनको, सब डिविजन ऑफ जर्नल्स। तो अभी आपको बस ये पता होना चाहिए कि रिकॉर्डिंग कहां पे हो रही है, जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। तो रिकॉर्डिंग when the transactions are entered in the books of accounts for the first time, उस स्टेप को बोलते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहां पे होती है? जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। रिकॉर्डिंग हो गई। अब रिकॉर्डिंग में क्या हो रहा है? डे वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जैसे 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एक होता है फाइनेंशियल ईयर, ध्यान से देखना है, डिस्कस हो ही गया तो करते हैं। एक होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? इट स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल एंड्स ऑन 31 मार्च। तो इंडिया में अभी फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू 31 मार्च चल रहा है। तो जो हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च बनाते हैं। एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर क्या होता है? 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैलेंडर ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो हम अकाउंट्स इंडिया में कैसे बनाते होंगे रोनित? हम कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर रोनित? सर फाइनेंशियल ईयर। गुड। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च। चल अब लेट अस अज्यूम मेरी बीकानेर स्वीट्स की शॉप है, ठीक है ना? छोले भटूरे, मिठाइयाँ, सब कुछ है हमारे पास। 1 अप्रैल को बुक्स ओपन हुई, ठीक है ना? न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो रिकॉर्डिंग क्या होता है? 1 अप्रैल को कितना सेल्स हुई, कितना सामान बेचा, क्या खर्चे हुए, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, पूरी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 31 मार्च तक मैं आपको डे वाइज रिकॉर्डिंग, सारा रिकॉर्ड है मेरे पास, एक एक ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड कर रखी है जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में। जर्नल बोलूंगा अब मैं, जर्नल में मैंने एक एक एंट्री रिकॉर्ड करी हुई है डे वाइज। तो जर्नल से रोनित क्या आप ये बता सकते हो कि मेरे प्रॉफिट्स कितने होंगे, इस साल कितने प्रॉफिट्स हुए? जर्नल मतलब सोचो पूरे साल की ट्रांजैक्शंस मैंने आपको दे दी। एक ही दिन में पता नहीं कितनी ट्रांजैक्शन होती होंगी, मैंने 365 डेज की ट्रांजैक्शंस आपको दे दी। बोला ये लो पकड़ो मेरा जर्नल, बताओ मेरे इस साल के प्रॉफिट्स कितने हुए। तो जर्नल के बेसिस पे क्या आप मेरे प्रॉफिट्स बता सकते हो? यस सर। कैसे? सर ट्रांजैक्शन से बेसिकली सर प्रॉफिट एंड प्रॉफिट्स और लॉस ट्रांजैक्शन कितने प्रॉफिट्स हो रहे हो देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला एक बेसिक सा बोलूं तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, ये होता है प्रॉफिट। यस और नो? यस सर। बेसिक टर्म्स, Yes. अभी हमें टेक्निकली तो पता ही नहीं, मैं कह रहा हूँ जनरली अगर बात करें तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस या टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, ये होता है मेरा प्रॉफिट। अब अगर मैंने आपको इतने सारी ट्रांजैक्शंस, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगे, उसमें से अगर मैंने बोला कि प्रॉफिट बता दो तो वो पॉसिबल है, बट बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा। अगर मैं आपको बस ये भी पूछ लेता ना कि अच्छा बताओ टोटल सेल्स कितनी हुई, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? पहले 1 अप्रैल को देखोगे कितनी सेल्स हुई, फिर 2 अप्रैल को देखोगे सेल्स कितनी हुई, 3 अप्रैल को देखोगे सेल्स कितनी हुई। ऐसे आपके 1 अप्रैल के जर्नल में सिर्फ सेल्स होंगी या सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड होंगी? रोनित, 1 सर अप्रैल का अगर 1 सारी। अप्रैल का है ना सारी,
यस सर। तो उसमें से पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि मेरी सेल से रिलेटेड कौन सी है, यस सर। और वो प्रोसेस आपको हर रोज के हिसाब से करना पड़ेगा, तब जाके आप पूरे साल की सेल्स निकाल पाओगे। यस सर। फिर मैं पूछूंगा अच्छा बताओ कि जो जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा उसके कॉस्ट क्या है, फिर आपको पूरे साल के सारे रिकॉर्ड्स दोबारा देखने पड़ेंगे। यस सर। फिर मैं पूछूंगा अच्छा बताओ सैलरीज कितनी है, फिर आपको पूरे साल के रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे। तो सोचो यस। प्रॉफिट तक पहुंचते पहुंचते नया साल आ जाएगा। इज इट अ लेंदी प्रोसेस या इजीली निकल जाएगा जर्नल से प्रॉफिट? सर इट्स अ लेंथी प्रोसेस। लेंदी या वेरी लेंदी? वेरी लेंथी। तो जर्नल से प्रॉफिट्स एसरटेन करना पॉसिबल नहीं होता। होगा भी तो आपको बहुत सारा मैनुअल लेबर, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद भी गलती हो सकती है। तो जर्नल का पर्पस प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना था भी नहीं। जर्नल का पर्पस था सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, डे वाइज ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती जा रही हैं, ताकि अगर आपको रिविजिट पीछे जाके देखना हो अच्छा मेरी अप्रैल की कलेक्शंस क्या थी, मई की कलेक्शंस क्या थी, तो वो पॉसिबल हो। डे वाइज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करने में हेल्प करता है जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। जर्नल से प्रॉफिट नहीं निकल सकता, प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है। अगर मैं पूछूं कि बताओ टोटल सेल्स कितनी हुई थी, जर्नल से नहीं पता चल सकता। जर्नल की इंफॉर्मेशन यूज करके आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ और अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, तब जाके आप वो उस इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट कर सकते हो, उस कंक्लूजन पे जा सकते हो कि सेल्स कितनी थी, परचेज कितनी थी। तो रिकॉर्डिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शंस आर बीइंग एंटर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। पर्पस क्या, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स पूरे साल के। इट इज प्रिपेयर्ड इन अ chronological manner. Journal is prepared in a chronological manner. Chronological manner, KBC देखते रहते हो आप इतना, तो arrange the following events in a chronological manner. chronological का मीनिंग क्या होता है रिधिमा? chronological का Yes, sir. मीनिंग ऑफ chronological? Sir, I don't know. Anyone? Chronological. The event happening one after the other. Sir, the sequence in which it happens. Very good. Date wise. So sequence in which the events happen. Date wise. तो मैं मतलब कि पहले 1 अप्रैल की ट्रांजैक्शन, फिर 2 अप्रैल की, फिर 3 अप्रैल की, तो डेट वाइज प्रिपेयर होता है जर्नल। क्लियर है क्रोनोलॉजिकल का मीनिंग सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रिकॉर्डिंग कहाँ पे हो रही है? जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स में। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन हुआ है, और कुछ इससे और फायदा नहीं होगा। इससे आप प्रॉफिट्स नहीं कैलकुलेट कर सकते, इससे आप किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट का टोटल भी कैलकुलेट नहीं कर सकते कि टोटल परचेजेस कितनी थी, रॉ मटेरियल की परचेजेस कितनी थी, टोटल सैलरीज कितनी पे करी, टोटल सेल्स कितनी थी, कुछ नहीं पता चल सकता। बस आपके पास लेकिन इंफॉर्मेशन सारी है, इंफॉर्मेशन सारी आ गई है, उस इंफॉर्मेशन से आप बाकी जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो रिकॉर्डिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस। मतलब जर्नल में तो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, अब आपको पता करना है कि आपकी सेल्स कितनी है। तो कह रहा है सेल्स जब जब हुई ना, सब एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो सारी की सारी सेल्स कहां ट्रांसफर कर दो? सेल्स अकाउंट में। सारी की सारी परचेजेस कहां ट्रांसफर कर दो? परचेजेस अकाउंट में। इस साल जितना भी फर्नीचर खरीदा वो सारा का सारा कहां ट्रांसफर कर दो? फर्नीचर अकाउंट में। इस साल जितनी भी सैलरीज पे करी वो सारी की सारी कहां ट्रांसफर कर दो? सैलरीज अकाउंट में। इस साल जितना भी रेंट पे किया वो सारा का सारा कहां ट्रांसफर कर दो? रेंट अकाउंट में। तो क्लासिफिकेशन में वो क्या रहा है? ग्रुपिंग। क्लासिफिकेशन में क्या हो रहा है? ग्रुपिंग ऑफ similar transactions at one place. Grouping of similar transactions at one place. एक जैसी ट्रांजैक्शंस एक साथ ग्रुप कर देंगे। उसका पर्पस क्या होगा? अब अगर आप चेक करना चाहो ना टोटल सेल्स कितनी है, कह रहे सेल्स का अकाउंट देख लो। क्लासिफिकेशन जैसे मैंने बताया, रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। क्लासिफिकेशन कहाँ होती है? लेजर में। इस बुक का नाम क्या होता है? लेजर।
तो सेल्स का सेपरेट लेजर अकाउंट बनेगा। तो सेल्स का लेजर क्या बताएगा, इस साल कब कब कितनी सेल्स हुई और इस साल की टोटल सेल्स क्या है। परचेजेस अकाउंट क्या बताएगा, इस साल कितनी कितनी कब कब परचेजेस हुई और टोटल परचेजेस क्या है। तो और ज्यादा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अब प्रोसेस हो पा रही है, यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बट उससे ना तो आपको किसी पर्टिकुलर अकाउंट का टोटल पता चलेगा, प्रॉफिट तो बहुत ही दूर की बात है। अब लेजर बना लिया हमने, लेजर में क्या हुआ, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या कहता है, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस। तो क्या हुआ, जो जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई थी वो कहां, लेजर में पोस्टिंग। इस पर्टिकुलर स्टेप को क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। पोस्टिंग में क्या हो रहा है, जो ट्रांजैक्शंस आप जर्नल में रिकॉर्ड कर चुके हो, अब जो एक पर्टिकुलर जैसे सिमिलर ट्रांजैक्शंस वो लेजर में पोस्ट हो रहे हैं, सारी की सारी सेल्स अकाउंट में पोस्ट हो जाएंगे, सिमिलर ट्रांजैक्शंस पोस्ट हो गए। अब आपके पास सबके सेपरेट अकाउंट्स आ गए। सेल्स अकाउंट बता रहा है टोटल सेल्स कितनी हुई, परचेजेस अकाउंट बता रहा है टोटल परचेजेस कितनी हुई, कुछ भी सामान खरीदा तो उसके टोटल उस पर्टिकुलर चीज पे कितना खर्चा हुआ, कितना उससे रेवेन्यू आया, सब कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन है। अब मेरा क्वेश्चन किससे, अब मैं पूछूंगा साम्या। साम्या, Yes, sir. लेजर में सबके सेपरेट अकाउंट्स आ रहे हैं, Yes, sir. लेजर क्या है ये बात समझ आ गई? Yes, sir. क्या लेजर से प्रॉफिट पता चल सकता है, लेजर से कि प्रॉफिट Yes, sir. कितना है, कैसे? सर प्रॉफिट के ग्रुप में उसमें ऐड कर सकते हैं। कि प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। लेजर, सेल्स के लेजर क्या बताएगा, अगर सेल्स अकाउंट है तो उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी साम्या? फिर सेल्स की कितना सेल। सही बोल रहे हो, टोटल सेल्स कितनी हुई इस साल, यही पता चलेगा। यस सर। सेल्स के लेजर से ये पता चल सकता है कि एक्सपेंसेस कितने हुए? नो सर। नो, सेल्स का लेजर सिर्फ ये बताएगा कि इस साल टोटल, उसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्स अकाउंट, सेल्स की इंफॉर्मेशन आ रही होगी। यस सर। परचेजेस अकाउंट क्या बताएगा, इस साल आपने कब कब कितना कितना परचेजेस करा। क्या परचेजेस अकाउंट से कोई सेल्स की इंफॉर्मेशन पता चल सकती है? नो सर। नो। तो गुड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक पर्टिकुलर लेजर सिर्फ उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा। तो सेल्स के लेजर में सिर्फ सेल्स आएंगी, परचेज के लेजर में सिर्फ परचेजेस आएंगी, सैलरीज के लेजर में सिर्फ सैलरीज आएंगी। हर एक पर्टिकुलर लेजर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन आएंगी। तो किसी भी लेजर अकाउंट से आपको प्रॉफिट पता चल सकता है क्या साम्या? यस सर, प्रॉफिट के। प्रॉफिट का कोई लेजर अकाउंट नहीं होता। अच्छा, आपने बोला कि प्रॉफिट का लेजर अकाउंट बना दो सेपरेट, ये बोला आपने? यस सर। प्रॉफिट का कोई लेजर अकाउंट नहीं होता। ओके। तो अगर प्रॉफिट का कोई लेजर अकाउंट नहीं होता तो क्या किसी लेजर से प्रॉफिट पता चल सकता है? बोलो। यस सर। सर सेल्स में से सेल्स में से खर्चे माइनस कर दो, टोटल रेवेन्यू Yes. माइनस कर दो, वेरी गुड। बट तो आप तो ये बता रहे हो ना कि लेजर की इंफॉर्मेशन यूज करके हमें कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे तब हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, यस सर। यही बोल रहे हो ना? यस सर। बट जो लेजर में ऑलरेडी लेजर अकाउंट्स बन चुके हैं, क्या प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है? नो सर, वो करना है। गुड, अभी नहीं हुआ है। तो लेजर का पर्पस प्रॉफिट कैलकुलेट करना नहीं था, लेजर बस क्या कर रहा था, ग्रुपिंग ऑफ Yes. सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस। ध्यान से देखना, गुड। प्रॉफिट का कोई लेजर अकाउंट नहीं बनता, लेजर से प्रॉफिट नहीं पता चल सकता। लेजर में सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, जो आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी थी, अब आपने क्लासिफिकेशन करी कि सिमिलर ट्रांजैक्शन सब एक जगह ले जाओ, तो वही ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस क्या बन गए, हमारे लेजर अकाउंट्स बन गए। क्या बन गए, सबके इंडिविजुअल लेजर अकाउंट बन गए। जितनी टाइप की ट्रांजैक्शन थी उतने सेपरेट लेजर अकाउंट्स बन गए। सबका इंडिविजुअल बैलेंस तो पता चल गया कि टोटल सेल्स 5 करोड़, टोटल परचेजेस 2 करोड़, जो भी है एक पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में तो आपको टोटल इंफॉर्मेशन आ गई।
प्रॉफिट नहीं आ सकता लेजर से, प्रॉफिट नहीं आ सकता लेजर से। तो फिर हमें आगे फर्दर प्रोसेसिंग करनी पड़ी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। तो अभी क्या क्या हो चुका है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन। रिकॉर्डिंग कहाँ हुई थी, जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स, डेट वाइज क्रोनोलॉजिकली सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप हुआ क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस। क्लासिफिकेशन कहाँ पे हुई, लेजर में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप समराइजिंग, जो मैं तब से बोल रहा था ना कि हम अकाउंट्स बनाना ही क्यों चाहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। तो अब आप अपने ट्रांजैक्शंस को समराइज कर रहे हो, आप लेजर बना चुके हो। आप क्या बना चुके हो, लेजर बन चुका है। अब उसके आगे की कहानी समराइजिंग में फर्स्ट स्टेप, समराइजिंग के 3 स्टेप्स हैं, एक ट्रायल बैलेंस, एक इनकम स्टेटमेंट और एक पोजीशन स्टेटमेंट। सबसे पहला स्टेप प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्या होता है ये ट्रायल बैलेंस, इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच शोज क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स एट वन प्लेस। कह रहे लेजर हो गए आपके पास, सारे लेजर्स होंगे, सेल्स का अलग लेजर, परचेजेस का अलग लेजर, रेंट, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, बैंक बैलेंस, सबके सेपरेट लेजर अकाउंट्स है। अब उनको समराइज करो, ध्यान से देखना ट्रायल बैलेंस कैसा होता है। ध्यान से देखना, ब्लैंक स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. ओके। अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन से मैं मतलब कि विजुलाइज करोगे तो रिटेंशन कहीं ज्यादा होगी, बस दिखा रहा हूँ कि ट्रायल बैलेंस कैसा होता है। ट्रायल बैलेंस as on 31st March 2021, account name, debit, credit। भूल जाओ कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है, अभी डेबिट क्रेडिट से आपका कोई लेना देना ही नहीं है, बट स्टिल एक विजुअलाइजेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो इसमें क्या आ रहा होगा, जैसे सेल्स आ रही हैं 50 लाख, परचेजेस आ रही हैं 20 लाख, सैलरीज आ रही हैं 50,000। बेसिकली क्या आ रहा है, हर एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड टोटल कितना ट्रांजैक्शन हुई, सेल्स हुई तो पूरे साल में 50 लाख की हुई, परचेजेस हुई तो पूरे साल में 20 लाख की हुई, सैलरीज आपने पे करी तो पूरे साल में 50,000 की सैलरीज पे करी। ये इंफॉर्मेशन आपने कहां से डिराइव करी थी, लेजर से। लेजर में सबका सेपरेट लेजर था, जो उनका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था ना, वो बताते कि टोटल्स क्या रहे इस साल। तो जो भी उनका क्लोजिंग बैलेंस है वो सब एक सेपरेट जगह पे मैं समराइज कर देता हूँ, लिस्ट आउट कर देता हूँ। तो व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस, इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच शोज क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स एट वन प्लेस। ट्रायल बैलेंस क्या है, समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ट्रायल बैलेंस Yes, sir. तो सिर्फ ट्रायल बैलेंस तो सिर्फ और सिर्फ समरी है लेजर की। ट्रायल बैलेंस में कहीं से प्रॉफिट दिख रहा है क्या, नो। ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट नहीं पता चल रहा, बट अब आपके लिए प्रॉफिट कैलकुलेट करना थोड़ा और इजी हो जाएगा। अब शुरू होगा प्रोसेस। तो समराइजिंग में सबसे पहला स्टेप प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, उसके बाद बनती है इनकम स्टेटमेंट। क्या बनती है, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्यों बनती है, टू एसरटेन द प्रॉफिटेबिलिटी। अभी जो हमारा पर्पस है सुनने का, सिर्फ हमें नाम पता होना चाहिए स्टेजेस के। तो क्लासिफिकेशन के बाद समराइजिंग हो रही थी, समराइजिंग में पहले बना ट्रायल बैलेंस, उसके बाद बनती है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड टू एसरटेन द प्रॉफिटेबिलिटी। बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रही, प्रॉफिट्स में है या लॉसेस में है। आगे जाके हम सीखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट 2 स्टेप्स में बनती है। इनकम स्टेटमेंट 2 स्टेप्स में बनती है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट अलग होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग होता है। अभी हमें बस नाम पता होना चाहिए। समराइजिंग में
इनकम स्टेटमेंट में जाके तब हमें पता चलता है कि हम प्रॉफिट्स में थे या लॉसेस में थे। क्या बनती है उसमें, जो स्टेटमेंट बनती है उसका नाम क्या है? इनकम स्टेटमेंट्स में दो पार्ट्स में स्टेटमेंट बनती है, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो सेपरेट अकाउंट्स बनते हैं। पर्पस क्या होता है? टू चेक द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। यहां पे जाके आपको अपना प्रॉफिट पता चलता है। रिकॉर्डिंग में नहीं, जर्नल से प्रॉफिट नहीं पता चल सकता, लेजर से प्रॉफिट नहीं पता चल सकता, जर्नल से प्रॉफिट नहीं पता चल सकता, लेजर से प्रॉफिट नहीं पता चल सकता। प्रॉफिट कहां पे जाके पता चलता है? समराइजिंग में। जब हम ट्रायल बैलेंस के बाद इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तब जाके हमें पता चलता है हमारे प्रॉफिट्स क्या थे। तो इनकम स्टेटमेंट में क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लास्ट स्टेप ऑफ समराइजिंग, कह रहे निकल गई, प्रॉफिटेबिलिटी चेक हो गई, उसके बाद बनती है पोजीशन स्टेटमेंट। क्या बनती है? पोजीशन स्टेटमेंट। क्यों बनाते हैं? इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं टू चेक द प्रॉफिटेबिलिटी, कि आपने इस साल प्रॉफिट्स में थे या लॉसेस में थे। वो आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताती। आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन क्या बताती है? पोजीशन स्टेटमेंट। उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। नाम सुना होगा ना इस कंपनी की, बैलेंस शीट देखी क्या आपने? तो व्हाट इज अ बैलेंस शीट? इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड टू ascertain the financial position of the business entity. समराइजिंग के 3 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सेकंड स्टेप इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? टू चेक द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। इनकम स्टेटमेंट में जो बनाते हैं उसका नाम क्या है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस आपकी इंफॉर्मेशन आ गई प्रॉफिटेबिलिटी की। समराइजिंग का लास्ट स्टेप पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट में आप क्या बना रहे हो? जो स्टेट बुक बना रहे हो उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। क्यों बनाई जाती है बैलेंस शीट? टू ascertain द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी। ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, कितने आपने लोन्स ले रखे हैं, मशीन्स आपके पास जो है उनकी वैल्यू क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग जो आपकी वैल्यू क्या है, कितने लोगों से आपने कितना पैसा लेना है, कितने लोगों को कितना पैसा देना है। ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन कहां से पता चलती है? बैलेंस शीट। तो आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स, क्लासिफिकेशन लेजर में, लेजर के बेसिस पे बना ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बनती है इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट को कलेक्टिवली, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन दोनों को कलेक्टिवली। हमारे अकाउंट्स का सिलेबस है ये। 11th में जर्नल एक सेपरेट चैप्टर है, सब्सिडरी बुक्स सेपरेट चैप्टर है, 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। लेजर एक सेपरेट चैप्टर है, ट्रायल बैलेंस एक सेपरेट चैप्टर है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ये सब सेपरेट चैप्टर्स हैं। तो आप ये पूरा एक सिलेबस है, ये 11th का है। बन गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सीख लिया कैसे बनाते हैं बैलेंस शीट। उसके बाद आता है टेक्निकल काम, दिमाग लगाने वाला मजेदार काम, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन हम 12th में सीखेंगे, बट बड़ा ही मजेदार काम होता है। हम एनालाइज कर रहे हैं कि कैसी रही हमारी परफॉर्मेंस। अगर हमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो हम उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, डिसीजन मेकिंग होगी कि इस बिजनेस में इन्वेस्ट भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अगर आप बिजनेस के अंदर हो तो एनालिसिस का पर्पस क्या रहता है? कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही एज कंपेयर्ड टू प्रीवियस ईयर, एज कंपेयर्ड टू अदर कंपनीज। तो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बेसिस पे आप इंटरप्रेट करते हो रिजल्ट कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही कि नहीं रही, अब हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, अगर इंप्रूवमेंट का स्कोप है तो, एक्सपेंशन का मन है तो क्या डिसीजन लेनी चाहिए। लास्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग प्रोसेस का कम्युनिकेशन। आपकी सारी बुक्स बन चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स रेडी हैं,
Now you want to communicate or share the results with the various users. So communication, sharing the results with the various users of financial statements. हम अगर बैंक से लोन लेके बैठे हैं तो हमें बैंक्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी. हमने अगर लोगों से पैसा रेज कर रखा है, शेयर होल्डर्स ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो शेयर होल्डर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी. कुछ केसेस में एम्प्लॉइज के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी. गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ हमें टैक्सेशन, हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है, तो गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ हमें इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है कि हमने पिछले साल कितना पैसा कमाया, उस पे कितने टैक्सेस थे और हमने टैक्सेस टाइमली पे करे कि नहीं करे. तो बेटा जल्दी से एक बारी क्लोज करूंगा मैं. अकाउंटिंग प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हमें समझ आना कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, पर्टिकुलर ऑर्डर में. ऑर्डर जरूरी है. सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन में आइडेंटिफाई करा क्या ये ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है, यस. तो नेक्स्ट, क्या इसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है, अगर यस तो सेकंड स्टेप पे आ गए. करेक्ट करो फिर मेजर. मेजरमेंट में एवरी ट्रांजैक्शन विल बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. फर्नीचर है तो कितने रुपए का है, कंप्यूटर्स हैं तो कितने रुपए के हैं, सैलरीज हैं तो कितने अमाउंट में सैलरीज पे करी. एवरीथिंग विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. दे विल बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. अब कहानी शुरू होती है रिकॉर्डिंग. व्हेन द ट्रांजैक्शंस विल बी एंटर्ड इन द बुक्स फॉर द फर्स्ट टाइम. रिकॉर्डिंग कहां पे होती है, जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स. रिकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकली आप बस एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करे जा रहे हो. ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती जा रही हैं. जर्नल और सब्सिडरी बुक से आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते. तो रिकॉर्डिंग के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आया क्लासिफिकेशन. व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस. ग्रुपिंग हो गई, क्लासिफिकेशन हो गई. उसमें हमें पता चलेगा टोटल सेल्स कितनी थी, टोटल परचेजेस कितनी थी, टोटल सैलरीज कितनी थी. सबके पर्टिकुलर, सबके इंडिविजुअल लेजर अकाउंट्स बन गए. प्रॉफिट आपको अभी भी नहीं पता चल रहा, तो फर्दर प्रोसेसिंग होगी. फिर आती है कहानी मोस्ट इंपॉर्टेंट, समराइजिंग. समराइजिंग 3 स्टेप्स में होती है. स्टेप 1 प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, स्टेप 2 इनकम स्टेटमेंट्स, स्टेप 3 पोजीशन स्टेटमेंट. ट्रायल बैलेंस और कुछ नहीं, आपके लेजर की समरी है. इसमें सारे लेजर अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाते हैं, जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं. इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट को कलेक्टिवली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोला जाता है. इनकम स्टेटमेंट 2 पार्ट्स में बनती है. पर्पस क्या है? टू चेक द प्रॉफिटेबिलिटी. प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्या बना रहे हैं? इनकम स्टेटमेंट. 2 पार्ट्स में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बनता है. पर्पस क्या है? टू चेक द प्रॉफिटेबिलिटी. अभी हम सिर्फ नाम सुन रहे हैं. समराइजिंग का लास्ट स्टेप प्रिपरेशन ऑफ पोजीशन स्टेटमेंट. उसमें क्या बन रही है? बैलेंस शीट. बैलेंस शीट से क्या पता चलता है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एंटिटी. उसके बाद होता है एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन. तो बेटा ये है अकाउंटिंग प्रोसेस. समझ आना चाहिए, याद नहीं करना, छप जाना चाहिए हमारे माइंड में. कि कोई नींद में भी हिला के पूछे ना, बता बेटा अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, रिकॉर्डिंग होती है तो कहाँ होती है, क्लासिफिकेशन में क्या हो रहा है, समराइजिंग में क्या हो रहा है, पता होना चाहिए. तब आएगा मजा पढ़ने में.